नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आजकल बहुत ही ज़्यादा एक डिबेटेड इश्यू बना हुआ है कि क्या भारत में इनकम टैक्स खत्म होगा और इसकी जगह पे एक्सपेंडिचर टैक्स आ जाएगा। दोस्तों, कई ऐसे विद्वान हैं जो अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, कई ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर इनकम टैक्स को रिप्लेस कर दिया जाता है एक्सपेंडिचर टैक्स से तो कई ऐसे फायदे हैं जो इकोनॉमी में हो सकती है। सबसे बड़ा नाम मैं लूंगा सुब्रमण्यम स्वामी साहब का, जिनका मैं मुरीद भी हूं। जब मैं आईएएस का इंटरव्यू देने गया था तो उन्होंने एक लाइव क्लास ली थी हम लोगों की और बड़ा अच्छा लगा। उसमें काफ़ी उन्होंने चीज़ों को बताया जो मैं प्रभावित हुआ। उनका ये मानना है कि अगर मुझे फाइनेंस मिनिस्टर आप बना दोगे तो मैं 1 अप्रैल से ही एक्सपेंडिचर टैक्स लगा दूंगा और इनकम टैक्स को अलविदा कर दूंगा, बाय कर दूंगा। तो आइए हम ये चर्चा करते हैं इस वीडियो में कि क्या एक्सपेंडिचर टैक्स होता क्या है, इनकम टैक्स को अगर हम खत्म करें और एक्सपेंडिचर टैक्स ला दें तो इससे क्या फायदा होगा और अंततः मेरा कंक्लूजन क्या है कि क्या ऐसा होना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक वीडियो और मटेरियल आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि टैक्स हमेशा एक बेस के ऊपर लगता है। टैक्स जो है किसी व्यक्ति के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर नहीं लगता है। टैक्स हमेशा एक बेस के ऊपर लगता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई इंस्टीट्यूशन उस बेस से संबंधित होगा तो टैक्स पे करेगा। तो दोस्तों, टैक्स हमेशा बेस पे लगेगा। अगर ये बेस इनकम है, जैसे जो आप इनकम जनरेट कर रहे हो, चाहे वो सैलरी के माध्यम से जनरेट कर रहे हो या किसी भी माध्यम से जनरेट कर रहे हो, तो अगर वो आपकी बेस इनकम है तो इनकम टैक्स लगेगा। और लेकिन अगर ये बेस इनकम की जगह पे हम एक्सपेंडिचर कर दें, मतलब हम अपने खर्चे के ऊपर टैक्स गवर्नमेंट लगाना शुरू करें, तो इसे हम एक्सपेंडिचर टैक्स कहेंगे। इतना कॉन्सेप्चुअल चीज है, आप समझिए कि अगर हम टैक्स के बेस को बदल दें और जो टैक्स का बेस हमारा इनकम है कि जहां से हम इनकम जनरेट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप पीसीएस ऑफिसर हैं, आपको सैलरी मिलती है, इसके अतिरिक्त आपने कहीं अपना रूम दिया हुआ है, वहां से आपको रेंट मिलता है, या फिर आपने एफडी की हुई है, वहां से आपको इंटरेस्ट मिलता है, या फिर शेयर में आपने पैसा लगाया, बहुत ज्यादा उसमें बेनिफिट हुआ, तो ये जो इनकम है उसके आधार पे आपको टैक्स लगाया। लेकिन यहां पे अगर बेस हम एक्सपेंडिचर को बना दें कि जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाएं, जब आप कपड़े खरीदने जाएं, या फिर जो भी एक्सपेंसेज है उसको बेस अगर बना के हम टैक्स लगाएं, न कि इनकम को, तो ये एक्सपेंडिचर टैक्स होगा। ऐसा नहीं है कि भारत में पहले बार बात की जा रही है। सबसे पहले मैं बताऊं आपको 1957 में टीटी कृष्णमाचारी ने इसको भारत में इंट्रोड्यूस किया था कि भारत में एक्सपेंडिचर टैक्स होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। और आप देखेंगे 1962 में इसको एवोल्यूट कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। फिर 1987 में फिर इसको लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, बट इसका यूज बहुत ही माइक्रो लेवल पे रहा है। कभी भी बड़े पैमाने पे माइक्रो लेवल पे भारत में एक्सपेंडिचर टैक्स नहीं लगा है, बहुत छिटपुट लगा हुआ है। जैसे इस समय होटल और रेस्टोरेंट की अगर आप खरीदारी करते हैं तो वो टैक्सीबल है, आपका एक्सपेंडिचर वही टैक्स लगता है, बाकी किसी भी एक्सपेंसेस के ऊपर भारत में एक्सपेंडिचर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अब मैं ये बात कर रहा हूं कि अब लोगों की राय है कि भारत एक ऐसे समय से गुजर रहा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि एक्सपेंडिचर को बेस बना के टैक्स लगाया जाए, न कि इनकम को। अगर ये कहा जा रहा है तो दो चीजें इसमें हमको सीखनी है। नंबर एक कि प्रॉब्लम क्या है इनकम को टैक्स बना के लगाने में, क्यों लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्यों सुब्रमण्यम स्वामी इतने बड़े जो है नाम है वो कह रहे हैं कि अगर मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाओ तो मैं 1 अप्रैल से इसे इंट्रोड्यूस कर दूं एक्सपेंडिचर टैक्स को। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स गिनवा देते हैं कि इनकम टैक्स में क्या है और क्या अच्छाइयां हैं एक्सपेंडिचर टैक्स, और फिर हम लोग बाद में फिर कंपैरेटिव एक स्टडी करने का प्रयास करेंगे। देखिए, कहा जा रहा है या कहा जाता है हमेशा कि जो इनकम टैक्स है वो धनी लोगों को टैक्स इविजन करने में सहायक है। मतलब जो धनाढ्य लोग हैं, जो रिच पर्सन है, वेल्दियर पर्सन है, वो कहीं ना कहीं इसी कर की चोरी कर लेते हैं। लेकिन जो सामान्य सैलरी क्लास या मिडिल इनकम ग्रुप का जो व्यक्ति है वो टैक्स से बच नहीं पाता है, उसको टैक्स देना ही देना पड़ता है। तो जो टैक्स का नॉर्मल लूप है कि टैक्स अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, वैसे नहीं हो पा रहा है। टैक्स जो है क्षमता के हिसाब से नहीं हो रहा है। जिनके पास बहुत ज्यादा इनकम है वो टैक्स चोरी कर ले रहे हैं, वो कम टैक्स दे रहे हैं, और जिनकी इनकम कम है, एक क्लर्क है, एक टीचर है, एक पीसीएस ऑफिसर, एक आईएएस ऑफिसर है जो डेड ऑनेस्ट है, उसको टैक्स देना ही देना पड़ेगा। बट एक बहुत बड़ा जो है एक हो सकता है धनाढ्य पर्सन, वो बच सकता है। अब देखो कैसे, इसमें जरा समझने वाली बात है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? देखो, जो नॉर्मल पर्सन है पहले वो टैक्स पे करता है, टीडीएस काट लेते हैं लोग, पहले वो टैक्स पे करता है। अब जो रिजिडुअल इनकम है ना वो उसको खर्च करता है। जो धनी पर्सन क्या करता है, पहले एक्सपेंस करता है, खर्च करता है, और जो बची हुई इनकम है उस पर टैक्स देता है। देखिए, बड़ा बेसिक डिफरेंस आपको बता रहा हूं मैं। सबसे पहले जो नॉर्मल व्यक्ति, अगर आप एक शिक्षक हैं, अगर आप सैलरीड क्लास में, मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं, तो पहले आपको जो सैलरी मिलेगी ना उसके ऊपर टैक्स काट लिया जाएगा, फिर कहा जाएगा आप खर्च करिए। लेकिन जब
कोई ऐसा व्यक्ति जो धनाढ्य है वो सब कुछ सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, सब एक्सपेंसेस कर लेगा, उसके बाद जो बची हुई इनकम है उसके ऊपर वो टैक्स पे करेगा। तो सबसे बड़ा जो अंतर ये आपको दिखाई देती है। दूसरा चीज आपको ये देखोगे, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके इनकम का सोर्स क्या है, धनी लोगों का, वो डिविडेंड से आता है, कैपिटल गेन से आता है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई बड़ा बिल्डर है, उसके पास डिविडेंड से टैक्स से इनकम आता है, या फिर कैपिटल गेन से टैक्स आता है। तो वहां पे ये कर की चोरी कर सकते हैं। लेकिन जो मिडिल इनकम ग्रुप है ना, उसको सैलरी से मिलता है, वो कर की चोरी कर ही नहीं सकता, बिल्कुल रजिस्टर्ड है, उसको टैक्स टीडीएस के माध्यम से पहले ही काटा जाएगा। लेकिन जो धनी वर्ग है तो डिविडेंड के रूप में वो करोड़ों रुपया कमा लेता है, कैपिटल गेन में करोड़ों रुपया, लेकिन वो टैक्स नहीं देता। आप इस बात को कई बार सुने होंगे कि भारत में बहुत बड़े बड़े फार्मर्स हैं जो टैक्स नहीं देते हैं। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि कई ऐसे फार्मर्स हैं जो अपने लड़कियों की शादी में 50 लाख रुपए का लहंगा खरीद रहे हैं, बट वो टैक्स नहीं दे रहे। अब जरा सोचो, ये बहुत बड़ी बात है। तो बड़े बड़े फार्मर्स हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां जो टैक्स देने से बच जाती हैं, टैक्स नहीं देती हैं। दूसरा, वो कर चोरी इसलिए भी कर लेते हैं ना कि अपने ब्लैक मनी को वो क्या किए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दिए, घर खरीद लिए, दुकान खरीद लिए, बिल्डिंग खरीद लिए वहां पे, दूसरी तरफ से गोल्ड खरीद लीजिए, ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दी, तो एक्सपेंडिचर पे क्योंकि टैक्स है नहीं, और वो टैक्स जो है अपना जो है इनकम ही कम दिखा रहे हैं। हमेशा जो है आप देखिए जितने भी लोग हैं वो अपने अपने एक आदमी रखे हुए हैं जो परमानेंट जो है वकील के चक्कर में रहता है, अकाउंटेंट्स के चक्कर में रहता है ना। उनके पास हमेशा कुछ लोग होते हैं जो उनको टैक्स जो है हमेशा जो है बचाने की बात करते हैं कि किस तरीके से सीए वो टैक्स बचा लेगा, तो ये लोग टैक्स बचा लेते हैं। अब देखो, एक डेटा आपको मैं बता रहा हूं कि भारत में 8600 लोग मात्र ऐसे हैं जिनकी एनुअल इनकम 5 करोड़ से अधिक है। जरा सुनिएगा बहुत ध्यान से, भारत में सिर्फ 8600 ही लोग ऐसे हैं जिनकी एनुअल इनकम 5 करोड़ से अधिक की होती है। सिर्फ 42,800 मतलब 42,800 पर्सन ऐसे हैं जिनकी एनुअल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, और सिर्फ 4 ही लाख लोग ऐसे हैं जिनकी एनुअल इनकम 20 लाख रुपए से ज्यादा। अब जरा सोच लीजिए, सिर्फ 8,600 लोग ऐसे हैं जिनकी एनुअल इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है। बहुत ऐसे लोग हैं भारत में जिनकी पर डे की इनकम 5 करोड़ है, लेकिन ये एनुअल इनकम दिखा रहे हैं 5 करोड़ से सिर्फ 8,600 लोग। आप जरा सोचिए, इसका मतलब ये बहुत बड़े लोग हैं जो कि आपके पेरिफेरी से बाहर है, वो टैक्स दे ही नहीं रहे। इस बात को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, वो टैक्स दे ही नहीं रहे। और टैक्स कौन दे रहा है? मिडिल इनकम ग्रुप का व्यक्ति दे रहा है, एक सैलरीड दे रहा है, उसको देना ही देना, वो बच ही नहीं सकता। तो यहां पे मैं आपको रहा हूं कि बहुत ऐसे देश हैं जैसे यूएई है, कतर है, ओमान है, सऊदी अरब है, ब्रुनेई है, ये इनके वहां इनकम टैक्स है ही नहीं है, ये सोशल सिक्योरिटी के नाम पे कंट्रीब्यूट करते हैं, इनके वहां कोई टैक्स नहीं है इनकम टैक्स के नाम पे। तो भारत में ये कहा जा रहा है कि ये जो टैक्स है ना, इनकम टैक्स, ये कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि ये स्टार्टअप नहीं होने दे रहा जाता है, छोटे उद्यमियों को भी बाहर नहीं आने देता है। क्यों भाई? इतना ज्यादा जटिल जो है आपके वहां टैक्सेशन सिस्टम है, वो टैक्स में ही उलझ के रह जाता है। तो चाहिए कि एक्सपेंडिचर पे आप टैक्स लगाओ, जो प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं उसको प्रोडक्शन करने दीजिए, क्योंकि देखो वही इंप्लॉयमेंट देगा, वही जीडीपी बढ़ाएगा, वही गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा। तो स्टार्टअप तो करें। आप कभी भी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का एग्जांपल नहीं बन पाए। चाइना इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ द एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। वो चीजों को आप उभरिए कि लोगों को इंसेंटिव मिले कि वो प्रोडक्शन करें। आपने क्या किया? स्टार्टअप के ऊपर ही टैक्स लगा दिया। तो जो नया इन्वेस्टर्स है, नया स्टार्टअप करना चाहता है, जो नया दिमाग है, जो बैठा है अच्छा करने के लिए, वो तो कर ही नहीं पाया ना। तो कहीं ना कहीं चाहे आप एसएमएस को देख लो, चाहे आप जो है आप देखिएगा कि जो है एमएसएमईज को देख लो, इनके पिछड़ने का एक बहुत बड़ा कारण सुब्रमण्यम स्वामी का मानना है कि आपके वहां जटिल टैक्सेशन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है। आपने इतना ज्यादा टैक्सेशन लगाया पड़ा है कि एमएसएमई की कास्ट बढ़ रही है और वो बहुत ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। प्रोडक्शन को अगर आप चाहते हैं स्मूथ करें, बहुत बड़े पैमाने पर करें, तो आपको इनको इंसेंटिव देना है ना। इनको टैक्स मत लीजिए, जो लोग इनके सामानों को परचेज करें उनसे आप टैक्स लीजिए। तो ये बहुत बड़ा तर्क है कि भारत में कि एमएसएमई पिछड़ रहा है, टैक्स रेट बहुत हाई है, उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है। आप देखिए आपके एक्सपोर्ट में, आपकी इंप्लॉयमेंट में कितना बड़ा रोल है एमएसएमई का। लेकिन एमएसएमई का पिछड़ने का कारण जो है, एक बड़ा कारण मानते हैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब कि एक बड़ा कारण हो सकता है इनका टैक्सेशन सिस्टम, रेट ऑफ इंटरेस्ट का हाई होना। दूसरा जरा देखो, 6.32 लाख जो है भारत में आईटीआर भरे जाते हैं, 6.32 लाख। और भारत में जो इनकम टैक्स से जो रिसोर्स आपको मिलता है लगभग जो है 7 से 8 लाख करोड़। बस भारत में 7 से 8 लाख करोड़ की इनकम टैक्स आप वसूल लेते हैं। अगर आप धनी लोगों से टैक्स लगाते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। यद्यपि ये जो रेवेन्यू रिसीट्स है वो 7 से 8 लाख करोड़ की मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप देखोगे इस समय 7 लाख करोड़ के आसपास लगभग है इनकम टैक्स का कलेक्शन, तो ये लगभग 26% आता है। लेकिन अगर आप सबको पेरिफेरी में लेते तो ये आपका जो है बड़ा होता। और
तो एक बड़ी चैलेंजेस ये है आपको, आप कैसे उनसे टैक्स लेंगे, वो तो टैक्स की चोरी कर ले रहे हैं, और जो टैक्स कम जिनसे लेना चाहिए वो टैक्स आप ज्यादा लगा रहे हैं। तो भारत में क्या कहा जा रहा है कि अब आप समय आ गया कि इनकम टैक्स को अलविदा करिए, एक्सपेंडिचर टैक्स लेके आइए। अब देखिए सुब्रमण्यम स्वामी का तर्क सुनिए, ये बोलते हैं सेविंग रेशियो। आप देखो इंडिया इकोनॉमी की बात कर रहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो इंडिया में आजकल देखो ग्रोथ रेट स्लगिश है, कम है, हो गया है, इंप्लॉयमेंट की भी बात आप सुन रहे हो कि कम है, सब कुछ। उसका सबसे बड़ा कारण है आपका सेविंग रेट का गिरना। आपका सेविंग रेट 36-37% हुआ करता था आज के 10 साल पहले, और ये जो है गिर गिर के आप 29 और 30% पे आ गया, 31% पे आ गया। तो जो ये जीडीपी के रेशियो में जब हम सेविंग रेट की बात करते हैं तो कंटिन्यूअस डिक्लाइन किया है, 29% आ गया, 30% इस समय 31% पे। तो ये जो 7 से 8% का सेविंग रेशियो घटा है ना, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने इतना ज्यादा इनकम टैक्स लगाया है ना मिडिल इनकम ग्रुप के ऊपर कि वो टैक्स में ही बेचारा परेशान है, तो सेविंग कहां से करेगा। तो सेविंग अगर आपकी घट गई तो इन्वेस्टमेंट घट गई, इन्वेस्टमेंट घट गई तो प्रोडक्शन घट गया, प्रोडक्शन घट गया तो जीडीपी घट गई, जीडीपी घट गई तो एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की फौज खड़ी हो गई। तो कहीं ना कहीं एक क्राउडिंग आउट इफेक्ट, एक निगेटिव इफेक्ट आप देख रहे हो, एक चेन इफेक्ट देख रहे हो कि क्रिएट कर रहा है। अब सुब्रमण्यम स्वामी का मानना है कि अगर आप सेविंग बढ़ाना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हो, इंप्लॉयमेंट बढ़ाना चाहते हो, जीडीपी बढ़ाना चाहते हो, तो इनकम टैक्स को सब्स्टिट्यूट करो ना एक्सपेंडिचर टैक्स से। क्योंकि जब आप इनकम टैक्स लगाओगे, नहीं हटाओगे, तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, सेविंग पावर बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट की पावर बढ़ जाएगी। तो यहां पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट आप देख सकते हो। हाई टैक्स रेट सेविंग कम करता है, ये पक्का है। इसलिए जो है आप जो है चाहते हैं कि अगर सेविंग रेट को बढ़ाना तो आप जो है एक्सपेंडिचर टैक्स को लगाइए, इनकम टैक्स को नहीं, ताकि लोग सेविंग कर सकें और वो पूरा का पूरा सेविंग आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के रूप में यूज हो सके। तो देखिए हमने यहां पे एक एनालिसिस किया कि क्या डिमेरिट है इनकम टैक्स में, और अगर एक्सपेंडिचर टैक्स को आप लाते हो तो क्या बेनिफिट हो सकते हैं। लेकिन अब आंख मूंद के भारत सरकार इसको लागू कर दे 2022 से बजट में, ऐसा नहीं है। देखिए यहां पर भी आपको विचार करना पड़ेगा कि जब आप एक्सपेंडिचर को जब टैक्सेबल बनाएंगे तो क्या सभी प्रकार के एक्सपेंडिचर को आप टैक्सेबल बना सकते हैं। क्या आप जो नॉर्मल व्यक्ति है और एक बिजनेस क्लास है, क्या दोनों के एक्सपेंसेस को आप टैक्सेबल बना दोगे। अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति की बात कर रहे हो, पर्सनल इनकम की बात कर रहे हो, जो आप खर्च करते हैं, तो क्या इतना आसान होगा कि उसके खर्च को आप पकड़ सके। वो बिल लेना ही बंद कर देगा, वो कैश में काम करना शुरू करेगा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को कम कर सकता है। तो कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। दूसरा, अगर आप बिजनेस में आप लागू करते हो तो बिजनेस में क्या होता है, मैंने बताया ना कि पहले वो सब खर्च करते हैं, बाद में वो टैक्स देते हैं। तो वो सबकी सैलरी घटाना शुरू करेगा, खर्चे कम करना शुरू करेगा। और सबसे बड़ी बात, जब लगातार उनकी सैलरी कम की जाएगी तो एक इकोनॉमी में डिमांड कम हो जाएगा, और इकोनॉमी में अगर डिमांड कम हो गया तो दोस्तों एक बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी आपके वहां की डिमांड कम होने की वजह से, और रिसेशन आ जाएगा। तो इतना आसान है नहीं जितना ये लग रहा है कि अगर हम एक्सपेंडिचर टैक्स लगा देंगे तो ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि किस एक्सपेंडिचर को आप टैक्सेबल बनाओगे, किसको आप टैक्सेबल नहीं बनाओगे। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इतने आसानी से बिना रिसर्च के, बिना इसका जो है प्रयास किए हुए कि क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा, गवर्नमेंट इतना जल्दीबाजी में इसको इंपोज करेगी, क्योंकि इसमें भी ढेर सारे चैलेंज आने वाले हैं। बेहतर ये होगा कि इनकम टैक्स सिस्टम को और जरा ट्रांसपेरेंट बनाएं, और जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं कुछ इस तरह के नियम कानून आप बनाएं कि वो टैक्स चोरी न कर सकें, और हमेशा ये बेहतर रिस्पांस देगा। तो इतने आसानी से लागू होने वाला नहीं है, बट डिबेट का इश्यू बना हुआ है, तो ठीक है, डिबेट करते रहिए और चीजों को समझते रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय इकोनॉमिका को देखने के लिए। कुछ अच्छा करिए, कुछ बड़ा करिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव लोगों से मिलिए, मम्मी पापा का आशीर्वाद जरूर लीजिए, वही पृथ्वी पे देवता हैं, वही आपके भगवान हैं, उनका आशीर्वाद कभी भी जाया नहीं जाता है। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी पॉजिटिव। आइए कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।